हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीलिम्स के इस बैच में। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को रूल किया, फिर उस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से बहुत सारे एक्ट आए। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संवैधानिक विकास। उसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसके अंदर जो एक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर आए थे उनका क्या क्या योगदान था। चलिए, इस कड़ी में हम 1857 के रिवोल्ट तक पहुंच चुके थे। हमने इसके अंदर पढ़ा था कि लास्ट चार्टर एक्ट 1853 में आया था। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ, जिसके बहुत सारे रीजंस थे, मैंने आपको लास्ट में बताया था। अब इमीडिएट कॉज को अगर देखें, अगर आप तात्कालिक रीजन को देखेंगे तो चर्बी वाले कारतूस आपको पढ़ने को मिलते हैं हिस्ट्री के अंदर। उसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, बहुत सारे कारण इसके अंदर मिले। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को चलाने में पूरी तरीके से फेल रही। इस कारण जब 1857 की क्रांति समाप्त होती है तो उसके बाद 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक नया एक्ट आता है जिसके थ्रू भारत में बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो हमें थोड़ा सा देखना है। आज ये टॉपिक यहाँ जल्दी से हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो आपके सबसे पहला टॉपिक जो सिलेबस में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान सभा, उसके बारे में हमारा डिस्कशन शुरू होता है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1858 में क्या होता है। 1858 में एक एक्ट आता है जिसका नाम क्या है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका नाम था एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, यानी अच्छी सरकार के लिए जो अधिनियम लाया गया उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1 नवंबर, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, इस समय प्रयागराज जो आपके पास है, वहां पर कैनिंग जो उस समय आपके गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको पढ़ा था कि भाई इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस आए। अब इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, मुख्य प्रावधान है, वो हम जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान इस एक्ट के अंदर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तमाम बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से आया है। सबसे पहला प्रावधान तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल इंडिया में था वो क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो भारत से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, वो केवल एक व्यापारिक कंपनी बन के रह जाएगी, उसका शासन खत्म हो जाएगा। दूसरा जो आया वो ये आया था कि ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश क्राउन, जो भी राजा रानी ब्रिटेन में होंगे, उनका शासन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि किस एक्ट के बाद या किस एक्ट के थ्रू भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटेन के क्राउन यानी राजा रानी का शासन शुरू होता है। चलिए, तो 1858 का एक्ट हो गया। तीसरी बात जो इस एक्ट के अंदर थी कि जब क्राउन शासन करेगा तो वो जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, डुअल डायर की चल रही थी, जो मैंने आपको बताया था 1784 के तहत, वो समाप्त की जाएगी। यानी द्वैध शासन जो कंपनी में चल रहा था, आंतरिक द्वैध शासन, कंपनी का आंतरिक इंटरनल डायर की जो थी वो क्या हो जाएगी, समाप्त होगी, और उसके स्थान पर अब सीधा क्राउन शासन करेगा। और क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, इंडिया में एक पोस्ट बनाई जाएगी। अच्छा, यहाँ पर समझिएगा, द्वैध शासन शुरू हो रहा है तो उसका मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। यानी ना तो अब कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, ना ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा, जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था। तो कुल मिला के ये नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एक राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी का पोस्ट बनाया जाएगा, जो क्या करेगा, जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होगा, और ये अपनी रिपोर्ट सीधा सीधा कहाँ देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा, है ना। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी ये रिपोर्ट पेश करेगा, राजा रानी के प्रतिनिधि के तौर पर इसको यहाँ अपॉइंट किया जाएगा, इसकी एक अलग से काउंसिल बनाई जाएगी। ये वाला आपके पास पॉइंट इस एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, अब वो पोस्ट एंड कर दिया जाएगा। उसकी जगह कौन सा पोस्ट बना दिया जाएगा, वायसराय का पोस्ट बना दिया जाएगा। अब भारत में गवर्नर जनरल कोई नहीं होगा, पहला वायसराय नियुक्त किया जाएगा, और वो वही व्यक्ति बनेगा जो पहले से गवर्नर जनरल यहाँ है, उसका नाम था कैनिंग। कैनिंग भारत के पहले कौन बनेंगे, वायसराय बनेंगे।
तो इस तरीके से 1858 का जो एक्ट आता है वो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करता है। उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटेन की राजा रानी का शासन सीधा शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ इतने सारे प्रावधान इस एक्ट के अंदर आते हैं और कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बातें इसके अंदर और भी थी कि अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडियन जो किंग है उनके पर्सनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सिविल सर्विसेज के लिए अभी तक प्रायोगिक शुरुआत की गई थी, अब वो परमानेंट हो जाएगी। इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना कर दी जाएगी। कुल मिला के बेटर गवर्नमेंट के लिए जो एक्ट आ रहा है उसका नाम है 1858 का एक्ट। तो अब आप कह सकते हैं कि अब वायसराय डायरेक्टली क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया हो जाएगा। कैनिंग पहले वायसराय बनना है। तो 1858 के एक्ट ने भारत से मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड करा और ब्रिटिश क्राउन के शासन को शुरू किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि अब जो है भारत की प्रजा सीधे ब्रिटिश राजा या रानी की प्रजा के तौर पे जानी जाएगी और वहाँ से मिलने वाले जो भी फायदे या प्रॉफिट होंगे वो सीधे भारतीय जनता को मिल पाएंगे। तो ये आपके पास एक एक्ट हो गया। इसके बाद एक्ट आता है 1861 का एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किए जाएंगे आज भी हमारी वर्तमान सरकार में, प्रेजेंट गवर्नमेंट में, वो आपके प्रावधान कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। चलो वो क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा इसके थ्रू क्या किया गया, एक पोर्टफोलियो। अच्छा, पहले ये समझते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि भारतीयों को, जो इंडियंस हैं, भारतीय लोगों को क्या करना है, विधि निर्माण प्रक्रिया यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या करना है, भागीदार बनाना है। यानी भारतीयों की क्या करना है, विधि निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी, पार्टिसिपेशन जो है वो करना है। उसी के लिए एक्ट आता है कि किस प्रकार भारतीयों को जो लॉ मेकिंग प्रोसेस रहेगी इंडिया की उसमें एप्लीकेबल करना, पार्टिसिपेट होना। तो उसके लिए पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया। जैसे कि आज आपके पास क्या है, आज आपके पास कैबिनेट गवर्नमेंट चलती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, है ना, उनको बांटे जाते हैं। जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गया आपके पास, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया आपके पास, डिफेंस मिनिस्टर हो गया आपके पास। तो ये सब क्या होता है, ये पोर्टफोलियो होता है। जो विभागों का बंटवारा किया जाता है, जो मंत्री पद दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय बंटवारा, जो 1861 के एक्ट से आता है। 1861 के एक्ट के अधिनियम के तहत ही ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, जो वर्तमान सरकार में कैबिनेट गवर्नमेंट जो है उसी प्रकार का एक प्रावधान था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने ये सिस्टम लिया हुआ है। इसके अलावा वायसराय क्या कर सकता था, नॉमिनेट सम इंडियंस एज सुन एज ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। तो अपनी काउंसिल में भारतीय सदस्यों को, भारतीय लोगों को क्या सदस्य के रूप में नॉमिनेट कर सकता था। वायसराय को ये पावर दी गई थी कि भाई वो क्या करेगा, अभी तक भारतीय क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि भैया वायसराय की परिषद में हमको शामिल किया जाए। तो अब वायसराय क्या कर सकता, नॉमिनेट कर सकता था इस एक्ट के थ्रू कि जो भारतीय उनको लगता है कि भाई अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं सरकार के लिए, उनका बहुत योगदान हो सकता है, उनको शामिल कर लिया गया। ये मैंने बता दिया आपको, लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो एक आप कहें ऑर्डिनेंस पावर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक ऑर्डिनेंस पावर, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस को हिंदी में, ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई। अब वायसराय क्या कर सकता है, एक अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है, जैसा कि आज आपके पास आर्टिकल 123 में आपको मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा और भी जगह आपको मिलेगा। तो 123 और 213 यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डिनेंस पावर आज गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास है, वो कहीं ना कहीं 1861 के एक्ट से इन्फ्लुएंस है ना। तो 6 महीने तक के लिए एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव पावर्स टू 6 मंथ्स वैलिडिटी। तो ऑर्डिनेंस का जो कंसेप्ट आपके पास आ जाए, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 1861 के एक्ट के अंदर आएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने जो आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था थी, केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन हुआ किया गया था, वो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त कर दी गई और वापस से डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, है ना, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। क्योंकि जो प्रेसिडेंसियां
कोलकाता के अंदर आई थी, बॉम्बे और मद्रास जो कोलकाता के अंदर आ गई थी 1773 के एक्ट से, उसको वापस से मद्रास और बॉम्बे को क्या कर दिया गया, वापस दे दिया गया। यानी अब वो खुद के लिए डिसीजंस ले सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। आज आपकी भारतीय सरकार का एक इम्पोर्टेंट क्या है, ये एलिमेंट है, एक विशेषता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन आपको दिखाई देता है 1861 के एक्ट के अंदर। इसके अलावा क्या हो रहा है, लॉर्ड कैनिंग जो वाइस रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 3 मेंबर्स को उन्होंने ये यूज करा। मैंने आपको बताया ना, विधि निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों को भागीदार बनाना था लॉ मेकिंग में, तो 3 मेंबर उन्होंने अपने अपॉइंट करे, जिनमें नाम आप ये देख सकते हैं, सर दिनकर राव थे, इसके अलावा महाराजा पटियाला थे और महाराजा बनारस थे। तो 3 लोगों को उन्होंने लॉ मेकिंग प्रोसेस में एंट्री दे दी। तो 1861 का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इससे आज हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसके कुछ बेसिक एलिमेंट इसके अंदर थे जो हमारे आज संविधान के अंदर शामिल किए गए हैं। तो 1861 का अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं एक माइलस्टोन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में। तो 1861 का एक्ट आपके इसके अंदर आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। 3-4 बातें आपको याद रखनी है इसके अंदर। चलिए अब इसके बाद आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892 का भारत शासन अधिनियम। अब ये अधिनियम क्यों आया, थोड़ा सा इसको हम बैक में जाएं तो 1885 में आपको पता है कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। और कांग्रेस में जो उदारवादी दल के लीडर इस समय हैं वो कुछ डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिशर से कि भाई हमको भी कुछ अधिकार दिए जाए। तो उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक्ट आएगा। उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, पहला तो उन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर में जो आपने नंबर किया है कि भारतीयों को शामिल करेंगे लॉ मेकिंग में, वो बढ़ाया जाए। दूसरा, इलेक्शन कराए जाए, यानी हमें भी वोटिंग राइट मिले, हम प्रतिनिधि चुन सकें। तीसरा, पावर, है ना, तो जब पावर क्या है कि भाई हमें भी कुछ शक्ति दी जाए। जब हमारे जो व्यक्ति चुन के जाते हैं लेजिस्लेचर में, उनको कम से कम इतनी पावर तो होगी वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकें, आपका जो बजट आ रहा है, आपके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके अंदर। और चौथी बात क्या, बजट, तो बजट पे डिस्कस किया जा सके। तो 4 उन्होंने डिमांड रखी थी, जो आपके कौन थे, कांग्रेस के लिबरल उदारवादी जो दल के नेता थे, उदारवादी नेताओं ने लगातार डिमांड रखी थी अपनी, और उन्हीं डिमांड को पूरा करने के लिए एक्ट आया। तो ये 3-4 चीजें आपके अंदर। अब इसमें से किया क्या गया, उसमें से कुछ डिमांड फुलफिल हो गई। जैसे क्या किया गया, जो नंबर था वो बढ़ा दिया गया, उसमें से 6 इलेक्टेड, 6 जो हैं वो निर्वाचित प्रतिनिधि अब काउंसिल में शामिल होंगे, यानी 6 लोगों का चुनाव यहाँ किया जाएगा। और 24 क्या होंगे, मनोनीत, यानी नॉमिनेटेड मेंबर जो है काउंसिल के अंदर आ जाए। तो कुल मिला के पहली डिमांड जो उन्होंने मांगी थी कि भाई भारतीयों का नंबर बढ़ाया जाए, तो नंबर इंक्रीज कर दिया गया। दूसरा, इलेक्शन की बात की गई, तो जब निर्वाचित आ ही गए हैं 6, तो अनऑफिशियल इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचन की व्यवस्था शुरू हो जाती है। आंशिक तौर पर पार्शियली फॉर्म में आपको इलेक्शन की प्रोसेस कहाँ दिखाई देती है, 1892 के एक्ट में। तीसरा, पावर की बात की गई, तो उनसे यह बोला गया कि आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यानी आपके जो चुने हुए व्यक्ति आपके लेजिस्लेचर में आएंगे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो पावर उनको दी गई कि आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अनुपूरक प्रश्न पूछने की आपको कोई अनुमति नहीं है। तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे, बाकी नॉर्मल प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बजट पे जो उन्होंने डिमांड की थी वो बिल्कुल उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि भाई जो बजट है वो गवर्नमेंट के हैंड में रहेगा, उन पर आप केवल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ना तो कोई वोटिंग कर सकते, ना ही आपको उस पर कोई राइट मिलेगा। तो कुल मिला के 3 से 4 आप कह सकते हो ये पहला एक्ट है जब पहली बार भारतीयों को क्या किया जा रहा है, भारतीयों को किसमें, कार्यकारिणी में, एग्जीक्यूटिव में शामिल किया जा रहा है, जिससे डिसीजन लिए जाते हैं। लेजिस्लेचर में शामिल किया जा रहा है, ठीक है, दोनों जगह ये हो रहे हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछने की पावर दी जा रही है कि आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं। और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रहा है, चुनाव की आंशिक प्रक्रिया, यानी पार्शियल फॉर्म में इलेक्शन की बात भी किस एक्ट के अंदर हो रही है भाई, 1892 के। तो ये अधिनियम एक इंपॉर्टेंट अधिनियम था, याद रखना है, क्योंकि 2-3 बातें यहाँ से आ रही हैं। कांग्रेस के जो लिबरल फेस था वो लोग डिमांड कर रहे थे, उनकी ये डिमांड्स थी, इनको फुलफिल करने के लिए आपके ये एक्ट लाया गया।
क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई तो फिर कहीं ना कहीं 1857 जैसा रिवोल्ट फिर से हो सकता है। तो ये आपके पास थर्ड एक्ट हो गया। तो टोटल अपने पास कितने एक्ट हो चुके हैं अभी तक आफ्टर 1857? 3 एक्ट हो चुके। जैसे सबसे पहला एक्ट कौन सा था? 1858 का एक्ट, जिसके अंदर कितने काम हुए भाई? 2-3 काम हुए। नाम याद रखिएगा, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। कब आया? 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़ा। प्रावधान क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया, क्राउन का रूल आ गया, जो इंटरनल डायर की थी वो एंड हो गई है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स खत्म हो चुके हैं। स्टेट सेक्रेटरी का एक पोस्ट बना दिया गया है जो अपनी काउंसिल के साथ मिलकर काम करेगा। गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय बना दिया गया है। तो इतने सारे प्रोविजंस थे। दूसरा 1861 का एक्ट, पोर्टफोलियो सिस्टम आ जाता है, इंडियंस को लेजिस्लेचर में शामिल किया जाता है। इसके अलावा आपके पास क्या होता है कि वायसराय अब क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। देखिए हम अभी यहाँ पर इलेक्शन वाली बात नहीं, नॉमिनेशन की बात की गई। 3 लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया। कौन कौन? दिनकर राव, महाराजा पटियाला, महाराजा बनारस। इसके अलावा क्या किया गया? एक ऑर्डिनेंस पावर दी गई और डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था भी यहाँ की गई। तो 4-5 चीजें आपको यहाँ से दिखाई देती हैं। इसके अलावा 1892 का एक्ट, लिबरल्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए 4 डिमांड थी, उनको पूरा किया गया। बजट वाली डिमांड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब आते हैं 3 इंपॉर्टेंट एक्ट जिनके थ्रू आपको पूरे संविधान का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे पहला एक्ट है एक्ट ऑफ 1909। भारत विभाजन, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जो आधार बनेगा वो यही एक्ट है। ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार जो बनना है वो यही एक्ट है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम बात करते हैं एक्ट आया क्यों, इसको थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। हुआ क्या था कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1800 जैसे ही शुरू हुआ, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ने लगी और इनका गढ़ था बंगाल। तो बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम एकता चल रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उनको तोड़ने के लिए 1905 में, सॉरी 1800 लिख दिया मैंने, 1905 में क्या किया गया? बंगाल विभाजन किया गया। हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं आप, ये सेपरेशन ऑफ बंगाल किया गया। और बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता तो नहीं टूटी, उल्टा इसका विरोध हो गया और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, बाइकॉट, इंडियन बाइकॉट मूवमेंट चलने लगा। तब अंग्रेजों को लगा कि कैसे भी करके हमें अपनी नीति फूट डालो राज करो इसको लागू करना है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो उन्होंने क्या किया? 1906 में ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी और उनसे बोला कि आप हमसे कुछ विशेष मांगे अपनी रखिए, हम उनको पूरा करेंगे, जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या होगा? कंट्रडिक्शन होगा। तो बस इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, फूट डालो राज करो की नीति को, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लाने के लिए उन्होंने 1909 के अधिनियम पारित किए, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिनका अदर नाम क्या है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो सुधार। ये हमें याद रखना है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा एक्ट आएगा? 1919 का एक्ट। ठीक है, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आएगा। अब इसमें जो मिंटो है ना, जो इस समय वायसराय है, उसने भारत में क्या किया? इस पूरे एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी जो आपको याद रखनी है? इस पूरे एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सेपरेट इलेक्टोरल, यानी मुस्लिम को क्या दिया गया? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान कर दी गई कि भाई ऐसे स्थान जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। अब पृथक निर्वाचन मतलब क्या? मैंने आपको बताया कि वायसराय की कार्यकारिणी में लोगों को इलेक्ट किया जा रहा है, प्रतिनिधियों को। तो वो इलेक्ट होके कैसे आएंगे? कितने मेंबर्स कहाँ से आएंगे, है ना? इसके अंदर कार्यकारिणी की संख्या काफी बढ़ा दी जाती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में। तो वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या इलेक्शन होगा, उसमें मुस्लिम्स कितने आएंगे? तो कुछ सीटें डायरेक्टली मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई कि वहीं पर, मतलब उन सीटों पर जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हैं, सेपरेट इलेक्टोरल के लिए रिजर्व हैं, पृथक निर्वाचन के लिए रिजर्व हैं, वहाँ केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन फाइट करेगा और मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट डालेंगे, अदर कोई वोट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर पृथक निर्वाचन व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई, जिससे क्या किया जा सके? जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जा सके, है ना? हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए
सेपरेट इलेक्टोरल लाया गया और इसके जनक किसको कहा जाता है? मिंटो को, क्योंकि मिंटो ने ही आइडिया निकाला था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी, बाकी इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत यही थी। बाकी आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी नंबर सदस्य बढ़ाए जा रहे हैं, सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फर्स्ट मेंबर पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहला गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर, विधि सदस्य के रूप में पहला भारतीय जो शामिल हो रहा है फर्स्ट लॉ मेंबर के रूप में, वो जो है उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है हमें कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति हैं जो गवर्नर जनरल की या वाइस रॉय की काउंसिल में क्या हो रहे हैं? लॉ मेंबर के तौर पर, भारतीय विधि विशेषज्ञ के तौर पर, सदस्य के तौर पर शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनमें भी सदस्यों की क्या की गई? संख्या बढ़ाई गई, सदस्य संख्या जो है बढ़ाई जा रही है। तो ये कुछ चीजें आपके 1909 के अधिनियम में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको 1909 में याद रखनी है, 1909 के एक्ट में याद करनी है, वो याद करना है सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि इससे ही क्या होता है? डिवीजन होता है। मैंने बताया ना कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो नींव है वो कहाँ डलती है? वो इसी एक्ट में डली। क्यों? क्योंकि यहीं से भारत और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा गया और सेपरेट इलेक्टोरल के थ्रू। बाद में यही जो है वो एक कह सकते हैं कि सेपरेशन के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट जो है वो यही बनता है। तो 1909 का एक्ट यहाँ आ जाता है। 5 से 6 प्रोविजन इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके पास 1919 का एक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1919 और 1935 दो ऐसे अधिनियम हैं जो आपको पता होने चाहिए और जिनके अंदर क्वेश्चन पहले आते रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। 1909 का अधिनियम क्यों आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिएगा, आपको शायद पता हो, यही बता देता हूँ। 1914 से लेकर 1918-19 तक आपके पास क्या होता है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। फर्स्ट क्या हो रहा है? प्रथम विश्व युद्ध होता है और इस विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं ब्रिटेन की थोड़ी स्थिति डाउन होती है, तो वो भारत से जो सैनिक हैं उनको ले जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। और वो ये कहते हैं कि हम ये युद्ध, ये वर्ल्ड वॉर जो हम लड़ रहे हैं वो डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम ये युद्ध लड़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि विश्व के अधिकतर देशों में या हमारे जो उपनिवेश कॉलोनीज हैं उनमें भी डेमोक्रेटिक क्या होना चाहिए? रूल आना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और इंडियंस को ये प्रॉमिस किया कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम आपको एक ऐसी सरकार प्रोवाइड करवाएंगे भारत के अंदर जो आपके द्वारा बनाई जाएगी। कुल मिला के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए ये एक्ट लाया गया। तो 1917 में एक सुधार आए थे जिनको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है ना, रिफॉर्म्स आते हैं। कौन आते हैं? रिफॉर्म्स, सुधार आए हैं, रिफॉर्म्स आए हैं। और इन्हीं रिफॉर्म्स को बेस बनाकर 1919 का एक्ट पास किया जाता है, जिसका बेसिक पर्पज क्या था? बेसिक पर्पज था रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरदायी सरकार। लेकिन ये पूरी हो नहीं पाती, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंशिक उत्तरदायी सरकार ही बन पाएगी, पूर्णतः उत्तरदायी सरकार नहीं बन पाएगी, पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी। अंग्रेजों ने ये प्रॉमिस किया था कि हम एक उत्तरदायी सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार आपके यहाँ लाएंगे जो आप ही के लोगों से बनेगी, यानी आप ही अपने लोगों को चुनेंगे, सरकार में वो मिनिस्टर बन के जाएंगे और वो आपके लिए डिसीजन लेंगे और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे कि भाई हमने जो काम किया है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। तो इस चीज़ के लिए एक्ट लाया गया। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे? तो सबसे पहले क्या किया गया, जो मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसके अंदर क्या किया जा रहा है? उत्तरदायी सरकार। अब उत्तरदायी सरकार कैसे बनाई जाएगी? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि जो भी काउंसिल थी जिसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, अब वो इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई कि कितने भारतीय जो है इलेक्ट होके आएंगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यहाँ पे क्या किया गया? सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवीजन किया गया। सेंटर अलग और स्टेट अलग, दोनों सरकारें अलग हो गई और दोनों के विषय भी बांट दिए गए। तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट याद करनी है कि दायर की राज्यों में, स्टेट में जो द्वैध शासन प्रणाली है ना, कौन सी प्रणाली? द्वैध शासन।
हुआ क्या कि राज्यों में जो सरकार के लिए चुनाव की बात की गई थी, उसमें जो विषय दिए गए उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक थे आरक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट, और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। कहाँ चला गया ये? दूसरे थे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। एक तो कौन से थे आपके पास? आरक्षित, दूसरे थे हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेबल। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट हो गए आपके और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हो गए। अब क्या था, ये रिजर्व सब्जेक्ट अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखे, जो इंपॉर्टेंट थे कि भाई इनके संबंध में लॉ मेकिंग केवल हम करेंगे, इसमें किसी भारतीय का कोई रोल नहीं होगा और ना हम इनको किसी को सौंपेंगे। कुछ सब्जेक्ट भारतीयों को दे दिए गए कि भैया ये जो है, अब यहाँ समझना ये सब्जेक्ट वाली बात क्या हो रही है कि जो सरकार बनेगी, जो मंत्रालय होंगे, कौन से मंत्रालय हमारे पास रहेंगे जिनको हम चलाएंगे, इनमें आपका कोई योगदान नहीं होगा, गवर्नर चलाएगा, उसकी काउंसिल चलाएगी। और कौन से सब्जेक्ट भारतीय नेताओं को दिए जाएंगे, कौन से मंत्रालय भारतीय नेताओं को दिए जाएंगे जिनको वो जनता के सहयोग से चलाएंगे। तो रिजर्व और ट्रांसफरेबल ऐसा रखा गया कि जब जरूरत होगी अंग्रेज उनको अपने पास ले लेंगे। तो कुल मिलाकर दो भागों में राज्य के जो विषय थे, स्टेट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे, उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो इसलिए बोला जाता है इसको क्या, डायरकी या द्वैध शासन। कहां पर, किस लेवल पर? राज्य। अब चूंकि देखिए सारे तो भारतीयों को नहीं दिए गए, केवल कुछ ही दिए गए, तो इसलिए कहा जाता है यहां पर कौन सी सरकार आ रही है? आंशिक उत्तरदायी। भाई इतने सारे सब्जेक्ट थे जो अंग्रेजों के पास थे, तो वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं किसी बात के लिए। रिस्पॉन्सिबल केवल कौन है? जो भारतीय नेता पहुंचेंगे, जिनके पास भारतीय मंत्रालय हैं, भारतीय नेताओं के पास, वही जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसलिए सरकार को बोला जाता है आंशिक उत्तरदायी सरकार, क्योंकि आधे लोग ही जनता के लिए उत्तरदायी। तो पहला तो क्या हो गया, डायरकी हो गया। दूसरा, इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर ये बात लिखी थी कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी जो है वो लाया जाएगा। इसीलिए इसी के बेस पर 1923 में रॉयल कमीशन या ली कमीशन बनता है, और ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1926 में पहला क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है भारत का बनाया जाता है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की गई। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम होना शुरू हो गए। भारत और इंग्लैंड में एक साथ एग्जाम हुए। 1921 में पहला वो ईयर था जब इंग्लैंड में और इलाहाबाद, लंदन और इलाहाबाद में एक साथ एग्जाम हुए। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन कब बनेगा? 1926। उसके लिए रॉयल कमीशन या ली कमीशन बनता है 1923 में। 23-24 में उसकी रिपोर्ट आ जाती। तो एक कमीशन के लिए व्यवस्था की गई। स्टेट के अंदर दायर की, सेंट्रल लेवल पर नहीं है, याद रखना, राज्यों के में ही द्वैध शासन प्रणाली है। आरक्षित और ट्रांसफर, रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में विषय बटे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या किया गया ये मैंने आपको बता दिया, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जो इलेक्शन है उसमें वुमेन्स को भी वोट देने के लिए बात की गई, यानी लिमिटेड जो आपके पास वोटिंग राइट दिया गया, उसमें वुमेन्स को भी एक क्या दिया जा रहा है, मताधिकार देने की बात की जा रही है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को पहली बार वोटिंग राइट कब मिल रहा है? तो आपके पास आंसर क्या होगा? 1919 का एक्ट, 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया जा रहा है, ये व्यवस्था की जा रही। अच्छा, इस समय प्रक्रिया दोनों है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों वोटिंग है, लेकिन लिमिटेड है, सीमित मताधिकार है, आपको याद रखना है। यानी आपके पास फ्रेंचाइज जो है वो कैसी है, लिमिटेड है, यानी जो लोग, सब लोग वोट नहीं देते, केवल जो टैक्स पेयर्स हैं या जो टाइटल होल्डर्स हैं या उनके पास कुछ विशेष अधिकार हैं वही लोग वोट देंगे, इसके अलावा कोई वोट नहीं देगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंग्लैंड में एक हाई कमिश्नर, अभी तक हम पढ़ रहे थे राज्य सचिव जो है वो प्रेजेंट करता था, है ना, अब उसको हटा के हम क्या किए जा रहे हैं, हाई कमिश्नर अपॉइंट कर रहे हैं। कहाँ पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में या लंदन में एक हाई कमिश्नर बैठेगा जो भारत संबंधी मामलों की रिपोर्ट लंदन में प्रस्तुत करेगा। तो हाई कमिश्नर की बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है ना। और इंडियंस को तो बढ़ा दिया गया। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया, और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको 1919 के अधिनियम में बताई, 9 में बताई थी, कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है, जो क्या है आपके पास, सेपरेट इलेक्टोरल है ना, उसको इंक्रीज किया जा रहा है। अब उसके अंदर किस किस को शामिल किया जाएगा? 1919 के अधिनियम के तहत याद रखना है, उसके अंदर आपके सिख, उसके अंदर आपके एंग्लो इंडियन, है ना, क्रिश्चियंस, इनको शामिल किया जाएगा। तो अन्य लोग भी, सिख उसके अंदर आ जाएंगे, एंग्लो इंडियन उसके अंदर आ जाएंगे, ये सब लोग भी कहाँ किए जा रहे हैं अब?
उनको भी अब सेपरेट इलेक्टोरल देने की व्यवस्था की गई, जिससे क्या हो, फूट डालो और राज करो की नीति चलती रही। तो कुल मिला के 1919 का अधिनियम ने बात तो की थी बेटर गवर्नमेंट की, बात तो की थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, लेकिन ना तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे पाई क्योंकि केवल पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है, ना ही तो भारतीयों को बहुत ज़्यादा भागीदारी दे पाए, लिमिटेड वोटिंग राइट दिया गया है, इवन डायरकी इंक्लूड कर दी गई है। अच्छा, डायरकी का जो फादर है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डायरकी जो है, द्वैध शासन जो प्रणाली है भारत में, उसका जनक कौन है, ये आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना, थोड़ा सा कमेंट करिएगा। तो डायरकी शुरू हो रही है राज्य के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर नहीं है, ठीक है। अलग अलग केंद्र और राज्य में सब्जेक्ट बांट दिए गए हैं, ठीक है। 3 लिस्ट इस समय आपके पास, सॉरी 2 लिस्ट, इस समय 2 लिस्ट आपकी बनाई जाती है, सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ध्यान रखना, केंद्र सूची और राज्य सूची। केंद्र के पास अलग विषय है, राज्य के पास अलग विषय है। सेंट्रल लिस्ट वाले सब्जेक्ट में केवल सेंट्रल लॉ मेकिंग करता है और स्टेट वाले सब्जेक्ट पर केवल स्टेट मेकिंग करता है। तो इस तरीके से इतने सारे प्रावधान 1919 के अधिनियम के तहत किए गए थे। तो 1919 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था, और इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसने भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, भारतीयों को मिलाकर एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की बात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है हमें। अच्छा, इस एक्ट के अंदर एक बात और लिखी थी कि 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद ये देखा जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा इंग्लैंड में, जो भारत आके ये चेक करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसका दूसरा नाम है, उसने कितनी प्रगति की है, कितना डेवलपमेंट उस एक्ट ने किया है, ये चेक करेगा। इस एक्ट के अंदर ये बात लिखी थी कि 10 साल बाद, अच्छा इसी समय सीएजी को भी मुक्त किया जाएगा, सीएजी को भी गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त कर दिया जाएगा, ये भी इसकी विशेषता है। तो 10 साल बाद एक आयोग आएगा और आयोग ये देखेगा कि इस एक्ट ने भारत में कितनी प्रगति की, है ना। तो ये पूरा था 1919 का अधिनियम। अब चूंकि इस एक्ट के अंदर ये बात लिखी थी, है ना, इतनी बात शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई क्या? चलो, अब इसके आगे हम जो पढ़ते हैं, अब आएगा हमारे पास कौन सा एक्ट, 1935 का एक्ट। लेकिन इसके पहले हमें बहुत सारी कहानी पढ़नी पड़ेगी कि 1935 का जो अधिनियम आता है, उस अधिनियम का बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि क्या है। बहुत सारी घटनाएं उस अधिनियम के पृष्ठभूमि में चलती हैं, है ना, बहुत सारी घटनाएं जो उसके अंदर हमें पढ़नी है। तो आज मैं केवल इतनी ही क्लास लूंगा, इसके आगे नहीं लूंगा। केवल आपको इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, और ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एकदम ज़्यादा पढ़ने से, एक साथ ज़्यादा चीज़ें लेने से मेमोराइज करने में दिक्कत होती। तो ये आपके पास हो गया 1919 का अधिनियम। आज हमने देखा इस क्लास में 1858 का एक्ट, 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद 1858 का अधिनियम आया, 1861 का एक्ट आया, 1892 का 93 का एक्ट आया, 1909 का एक्ट आया, और 1919 का। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट बनता है वो 1935, क्योंकि यहीं से आपके संविधान सभा और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो आपका एग्जैक्ट टॉपिक है। इसलिए उस टॉपिक को हम शुरुआत से जोड़ के चलेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चला और कैसे भारतीय संविधान उससे निकल के सामने आया। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी कि 1919 के अधिनियम तक क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रही हैं, किस एक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। इनको कंटिन्यू रिवाइज कीजिए, बहुत सारे फैक्ट इसके अंदर हैं जो आपको याद है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।